नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों के साथ। सबसे पहला रुख उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर, जहां पर वो जन सुनवाई करते हुए एक बार फिर नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के इस भव्य कार्यक्रम में एक बार फिर से शिरकत करने के लिए पहुंचे। जनता दरबार लगाया, लोगों को वहां पर बुला करके उनसे उनकी समस्याएं जानी और साथ ही मौके पर उसका निस्तारण भी किया गया। और आपको बताते हुए चले कि निस्तारण के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वासन भी दिया है कि जिन लोगों की समस्याओं का निस्तारण अभी नहीं हो पाया है, उन्हें जल्द से जल्द उनके समस्याओं से निजात दिला दिया जाएगा। वहां मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कड़े निर्देश जारी करते हुए नजर आए। मौके पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम रहा और सभी लोग काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या को बता करके उनसे समाधान पा करके उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। चलिए रुक करेंगे सहारनपुर की ओर, जहां पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी महमूद अली को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा और 5 लाख रुपए की जुम्नी की सजा जो है वो यहां पर दी गई है। वही पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटों आलिशान, जावेद और अफजल, इनको भी कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के इस फैसले को सियासी रसूख के खिलाफ एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ये मुकदमा सन 2022 में दर्ज हुआ था। मिर्जापुर की रहने वाली एक हुस्ना नाम की पीड़िता ने दर्ज कराया था, जो इनके यहीं पे काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी। तो उसके साथ बलात्कार का इन्होंने किया था, बलात्कार किया था। और उसकी लड़की हुस्ना थी, उसके साथ उसके जो लड़के थे वो छेड़खानी करते थे, अफजाल, अलीशान और जावेद। इसका जजमेंट आया, इसका जजमेंट आया। जजमेंट ये है, इसमें 4 मुलजिम के खिलाफ सजा हुई है। इसमें जो इसमें महमूद अली हैं, जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्हें 12 साल की सजा हुई है और 5 लाख का उन्हें जुर्माना हुआ है। देखिए, ये एक अभियोजन ने, सरकार ने फर्जी सबूतों के आधार पे एक औरत को खड़ा करके मुकदमा किया था कि भाई उन्होंने जो है उनके घर में ये काम करती थी और ये पूरे घर ने मिलके, हाजी इकबाल ने मिलकर के और इकबाल साहब, महमूद साहब ने मिलकर के उनके साथ बलात्कार किया और फिर बच्चों ने उनके नाबालिग बच्चों के साथ कोई ऐसा किया। तो फर्जी सबूत पेश करते हुए अदालत को गुमराह करते हुए इन लोगों ने अदालत को गुमराह किया है और ये जजमेंट जो आया है इसके खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं और ये हाईकोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। और हाईकोर्ट सच्चाई को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए इसमें फौरन इन लोगों को बरी करें। ये मुकदमा सन 2022 में दर्ज हुआ था मिर्जापुर। तो वहीं यूपी के पीलीभीत से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया जिसने स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जिले के अलग अलग गांव में कुछ हिंदू परिवारों के घरों में कथित मजारों के निर्माण की खबरें सामने आ गई है। हिंदुवादी संगठनों ने इन ढांचों पर आपत्ति जताते हुए धर्म परिवर्तन की आशंका जाहिर की है। थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव सिबुआ में एक घर में 5 मजारें पाई गई हैं, जिस पर राष्ट्रीय योगी सेना की शिकायत पर पुलिस पहुंची और इन ढांचों को स्थानीय युवक से हटवाया गया। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि थाना करेली के बमरौली गांव में एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया, जहां अरुण मौर्य नाम के शख्स के घर पर मजार बनाने की बात कही गई। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस और स्थानीय संगठन मौके पर पहुंचे और कथित मजार को हटवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि वे पूरे मामले की जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की सामाजिक अशांति को रोका जा सके। प्रशासन की कोशिश है कि धर्म या आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की अफवाह या तनाव को ना फैलने दिया जाए। और अब अगला रुख करेंगे मथुरा की ओर, जहां के पानी गांव में जातीय जनगणना को लेकर
मोदी सरकार के फैसले पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष निहाल सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक और साहसिक कदम बताया और कहा कि इससे ओबीसी समाज को न सिर्फ अपनी वास्तविक संख्या पता चलेगी, बल्कि शिक्षा, रोजगार और राजनीति जैसे क्षेत्रों में उन्हें उनका संवैधानिक हक भी मिल सकेगा। निहाल सिंह ने यह भी कहा कि बीते 94 सालों में कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों ने कभी ऐसी पहल नहीं की, जबकि मोदी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। इस फैसले को लेकर ओबीसी समाज में हर्ष और उम्मीद का माहौल नजर आया। हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है जातीय जनगणना का, इसका जनजागरण और जश्न मनाने के लिए आज जिले की तरफ से मोदी जी के धन्यवाद के लिए आज यहां आयोजन किया गया है। स्थान है होटल खाटू श्याम, पानीगांव, जिला मथुरा। मोदी जी द्वारा जातीय जनगणना कराने का निर्णय साहसिक जो कदम लिया है, आपके माध्यम से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चलिए रुख अब मथुरा की ओर करेंगे। मथुरा के महावन तहसील स्थित ग्राम पंचायत सिहारा के मुस्लिम मोहल्ले में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक मकान के दीवार पर बने चांद, तारे और उर्दू चिन्हों को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। मकान मालिक और चूड़ी व्यवसायी अलीम ने अपने घर को हरे रंग से रंगवाया था और उस पर धार्मिक प्रतीकों के साथ कुछ उर्दू चिन्ह बनवाए गए थे। गांव के कुछ युवकों ने इसे पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता बताते हुए विरोध किया। देखते ही देखते वहां दर्जनों युवक एकत्र हो गए और चिन्ह हटाने की मांग करने लग गए। पहले मुस्लिम पक्ष ने इनकार किया, लेकिन करीब 2 घंटे तक चले विवाद और गांव के बुजुर्गों की समझाइश के बाद चिन्ह हटा दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन भी मौके पर सतर्क है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है तो उसको लेकर के किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, ताकि अगर मामला उग्र होता भी है तो प्रशासन पहले से अपनी तरफ से सतर्क रहे। और वहीं हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण को ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही आस्था के साथ निभाई जाती है। गंगा तट पर महाआरती, भजन संध्या और धार्मिक झांकियों के साथ मां गंगा की भव्य पालकी निकाली गई, जिस पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की और जय गंगे के जय घोष से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक हरेंद्र तेवतिया भी परिवार सहित पहुंचे और मां गंगा की आरती कर आशीर्वाद लिया। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। और वहीं बुलंदशहर के पालीबेजपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब एक डेयरी में दूध की जगह भारी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ। जी हां, शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन केमिकल्स की मदद में मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। दूध माफिया पर आरोप है कि वो पानी में केमिकल घोलकर सफेद जहर बना रहा था। छापा पड़ते ही डेयरी मालिक फरार हो गया और अब फूड सेफ्टी विभाग आरोपी को ट्रेस करने में जुटा है। बरामद केमिकल्स के सैंपल लैब जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
चलिए अब आगे रुक करेंगे लखीमपुर खीरी की ओर, जहां के नीम गांव थाना क्षेत्र में 22 अप्रैल को एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। गुलौला मोड़ पर नकाबपोश बदमाशों ने गुण व्यापारी के मनीम से पिकअप रोककर तमंचे के बल पर 4,35,000 रुपए की लूट की, लेकिन पुलिस ने इसे चोरी का मामला मानते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया। पूरे मामले में लापरवाही को देखते हुए पुलिस कप्तान ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष सुनीता कुशवाहा को हटा दिया और उनकी जगह आलोक धीमान को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम को मामले की जांच और खुलासे के लिए लगाया गया है। ये 25 तारीख को लखीमपुर खीरी जनपद में एक घटना हुई थी, जिसमें महोली जो सीतापुर जिले में लगता है, वहाँ के रहने वाले गुड़ व्यापारी के जो मुनीम और साथ में कुछ मजदूर थे, वो पिकअप से जा रहे थे और उनसे 2 बाइक पर सवार जो 5 लोग थे, उन्होंने उनको रोका और फिर धमकाकर उनसे एक बैग ले लिया, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा रुपया कैश था। लूट की घटना 25 तारीख को नीमगांव थाना क्षेत्र में हुई थी। इसको सक्सेसफुली हमारी जो स्वाट की टीम है और जो थाने नीमगांव की टीम है, उन लोगों ने इसको वर्कआउट कर लिया। कुल मिला के 6 गिरफ्तारी इसमें हम लोगों ने किया है। एक व्यक्ति अभी भी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो कैश लूट में गया था, उनमें से 2.5 लाख रुपये की कैश हम लोगों ने रिकवर कर ली है। और ये जो अपराधी पकड़े गए, इनसे 2 अवैध तमंचे और साथ में कुछ कारतूस भी जो है बरामद किए गए। और वहीं हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णगंज में एक मंदबुद्धि किशोरी ने दुकान के अंदर खड़े युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से युवक लहूलुहान हो गया और दुकान में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल युवक को तुरंत देवानंदिनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाली किशोरी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पीड़ित युवक ने इस मामले में थाने में तहरीर दी और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक पूरी शांति के साथ वहां पर खड़ा था और फिर युवती ने अचानक ही उस पर वार कर दिया। हुआ ऐसे था, हम मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं, उनकी दुकान है, वो वहाँ पे बैठते हैं। तो एक लेडीज़ मतलब कि बच्ची आई थी, 16-17 साल की उम्र है उसकी, तो वो हमसे सामान ले गई। वो पहले भी कई बार ले गई थी, पर वो वापस रिटर्न ही करके आती थी, यूज़ करके रिटर्न कर देती थी हर बार। तो इस बार ये हुआ, तो हमने उसको पहले कह दिया कि ये रिटर्न नहीं होगा ना एक्सचेंज होगा। तो उसने पहले वो आई, हमने पहले प्यार से उसको बोला कि ये रिटर्न नहीं होगा। हमने उसको कई बार समझाया, तो उसने हमसे गाली गलौज करी। हमने उसको पलट के कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, उसने हमको थ्रेट दी कि मैं तुझे मार दूंगी, ब्लेड मार दूंगी। उसने सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पुलिस को दे दी है हमने। तो उसके बाद हमने उसको पैसे रिटर्न कर दिए। उसको रिटर्न लेने के बाद वो उठी, उसने अपने जेब में से ब्लेड निकाला और भैया के हाथ पे और पेट पे मार दिया। हुआ ऐसा। और रुख अब पीलीभीत की ओर, जहां के थाना हजारा क्षेत्र के एक गांव में गैर समुदाय के बुजुर्ग दुकानदार ने 2 बच्चियों के साथ अश्लील हरकत कर दी। मासूम बच्चियों ने पूरी घटना कर घर आकर के बताई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गांव में आरोपी बुजुर्ग जलालुद्दीन की परचून की दुकान है। 5 साल की दोनों मासूम बच्चियां दुकान पर सामान लेने पहुंची थी। आरोप है कि आरोपी जलालुद्दीन ने दोनों बच्चियों को पकड़ लिया और उनके साथ अश्लील हरकतें करने लग गया, जिससे कि बच्चियों की हालत बिगड़ गई। बच्चियों ने घर जाकर परिजनों को बताया तो उनके होश उड़ गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। बच्चिन के साथ ऐसा है कि हम दिए हैं पैसा बच्चिन के लिए कि जाओ बेटा अपने लिए चीजू ले लेना खाने के लिए, बाकी के बिलेट लेके आना। आज बच्ची के दोनों हम भेजें और दोनों बच्ची गई। इसके बाद जलालू ने ये दोनों लोग के साथ ये ज़बरदस्ती ने हाथ पकड़ के ये दोनों को बलात्कार किए हैं। बच्ची लोग आए घर पे, पूछने लगे कि क्या हुआ है बेटा। तब बच्ची लोग रो रो बताने लगे कि मम्मी ऐसे ऐसे बाबा हमारे उनके साथ किए हैं, कच्चा हमारे उनका सरकार के बाबा ना हमारे उनके ऐसे ऐसे अंगूरी डाल के खोद रहे हैं।
तब ना हम गए तो हम बोलेंगे कि ये ऐसा है कि क्यों बच्चे लोगन के साथ ऐसा किए हैं, तो कहा कि नहीं हम कुछ नहीं किए, हम कुछ भी नहीं किए हैं। दिनांक 1/5/2025 को थाना हजारा क्षेत्र के अंतर्गत 2 बालिकाओं के साथ गलत काम की घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पीड़िताओं का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चों के साथ है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक वन रक्षक की लकड़ी की तस्करी में शामिल पाया गया। थाना चांदपुर वन क्षेत्र में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने छापा मारकर करीब 60 कुंटल लकड़ी बरामद की है। रेंजर ने मौके से एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली है, जिनके जरिए अवैध लकड़ियों की ढुलाई की जा रही थी। जांच में सामने आया है कि वन रक्षक प्रवीण लंबे समय से इस तस्करी में शामिल था। फिलहाल विभाग ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। और वहीं गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने जमकर के नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कोदला खादर क्षेत्र में भूमाफिया संदीप खन्ना सरकारी गनर के साथ गरीब किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करता है, गाली गलौज करता है और पुलिस प्रशासन की शह पर किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा देता है। किसानों ने प्रशासन पर भूमाफियाओं का साथ देने का आरोप और चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हजारों किसान सड़क पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान संगठन ने साफ कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। की मांग ये है कि कोतला खादर क्षेत्र में थाना गढ़मुक्तेश्वर में जनपद हापुड़ में वहाँ भूमाफिया वहाँ जमीन कब्जा रहे हैं। वहाँ भूमाफिया लोगों बाहर के लोगों को 500-500 1,000 के जगह में किसानों की कब्जा के सरकारी जमीन कब्जा के फार्म हाउस बना के बेच रहे हैं। उन्हीं में से एक है खन्ना। उस खन्ना की वो फैक्ट्री संदीप खन्ना, उसने वह तमाम जमीन अपने उसमें बाउंड्री में अंदर बंद कर रखी है। सरकारी जमीन कब्जा ली है उनकी लोगों की और लोगों की जमीन कब्जा रहा है। जो कोई विरोध करता है आप लोग, मैं कहता हूँ प्रशासन के लोग हमारे साथ चले, सरकार के लोग चले, वहां देखें कितनी बदबू है। आसपास के गांव के गरीब किसान शिकायत नहीं कर पाते। अगर शिकायत करने का प्रयास करते हैं तो शाम को पुलिस पहुंचती है, डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। की मांग ये है कि कोतला खादर क्षेत्र में थाना गढ़मुक्तेश्वर में जनपद हापुड़ में वहाँ भूमाफिया वहाँ जमीन। और अब खबर बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र से, जहां पर अफजलगढ़ रोड स्थित रामगंगा नदी में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी और बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गंगा नदी के पास में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल रहा, जहां पर इस पूरे मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे के रुख को अपनाते हुए इस पूरे मामले में कई सारे बड़े खुलासे किए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। तो बीजेपी के दिल्ली में सत्ता में आने से पहले ही यमुना की स्थिति एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से यमुना को साफ करने और इसे इसके पुराने रूप में वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने की भी घोषणा की थी। अब क्या हालात हैं और पहले क्या हालात थे
और इसके बीच में प्रशासन किस तरह से तालमेल बिठा रही है, जरा समझिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। योजना का उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी में गिरने वाले प्रदूषित जल, विशेषकर नालों के माध्यम से जो गिरते हैं, उसको पूरी तरह से शुद्ध करना है और इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता में वृद्धि, नालों की सफाई और नदी के तटों को हरा भरा करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। योजना में 2025 तक यमुना को स्नान योग्य मानक तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्य योजना के प्रमुख घटक। इस सफाई अभियान के लिए सरकार की तरफ से कार्य योजना तैयार की गई है और इसके कई प्रमुख घटक हैं। पहला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में वृद्धि। दिल्ली सरकार ने मौजूदा एसटीपी की क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई है और इसके तहत दिसंबर 2026 तक एसटीपी की क्षमता को 792 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 964.5 MGD करने का लक्ष्य है और इसमें नए एसटीपी का निर्माण और विकेंद्रीकृत एसटीपी की स्थापना शामिल है। दूसरा है नालों की सफाई और जल शोधन। योजना में प्रमुख नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा ड्रेन जैसे नालों के पानी को शुद्ध करने के लिए फ्लोटिंग बूम, छोटे बांध, एयरेशन उपकरण और बांस के फ्लोटिंग वेटलैंड जैसे उपाय अपनाए जाएंगे और इसके अलावा नालों के पानी में फास्फेट की मात्रा को कम करने के लिए रसायन मिलाया जाएगा। तीसरा है अतिक्रमण हटाना और नदी तटों का सौंदर्यीकरण। योजना के तहत यमुना के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले 31 महीनों में 1500 एकड़ से अधिक क्षेत्र को खाली कराया गया है। डीडीए को जैव विविधता पार्क विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि नदी तटों का हरा भरा बनाया जा सके। चौथा है जल प्रवाह बनाए रखना। नदी में जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे नदी में निवास करने वाले जीवों, पेड़ पौधों की मात्रा को संतुलित किया जा सकेगा और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। पांचवा है औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण नियंत्रण। सरकार औद्योगिक कचरे को निपटाने पर कड़ी निगरानी रखेगी और अवैध औद्योगिक इकाइयों को बंद करेगी। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों से आने वाले अपशिष्ट जल को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि गंदे पानी का सही निपटान हो सके। छठा है समय सीमा और निगरानी। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा मौजूदा एसटीपी के प्रदर्शन और आउटपुट की रोजाना निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जा सके। सातवां है पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। इस योजना का उद्देश्य न केवल यमुना को प्रदूषण मुक्त करना है, बल्कि नदी में निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। इससे जैव विविधता पार्कों का निर्माण, नदी तटों को हरा भरा करना और जल गुणवत्ता में सुधार से स्थानीय समुदायों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तैयार की गई यमुना सफाई योजना एक महत्वाकांक्षी और समग्र प्रयास है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह न केवल यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करेगा, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। यह योजना नदी संरक्षण, जल प्रबंधन और वायु के गुणों में संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है।